भारत की ऑलमोस्ट 70 से 80% आबादी किसी न किसी फॉर्म में आयुर्वेद को यूज करती है। वर्ल्ड वाइड भी इसका इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल यूएसए में कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग आयुर्वेदिक दवाइयों को यूज करते हैं। आयुर्वेदिक सिस्टम हर्ब्स यानी जड़ी बूटी, डाइट, लाइफस्टाइल और नेचुरल थेरेपीज के थ्रू होलिस्टिक हेल्थ प्रमोट करने पर जोर देती है। लेकिन आज के जमाने में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या वाकई आयुर्वेद साइंस के हिसाब से रिलायबल और इफेक्टिव है? इस वीडियो में हम एक लॉजिकल नजरिए से आयुर्वेद को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी कमियां, साइंटिफिक एवेल्युएशंस, साथ ही बात करेंगे कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज की, सक्सेसफुल और फेल्ड स्टडीज दोनों। तो ये एक डीप डाइव वीडियो होने वाला है जिसमें हम आयुर्वेद के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स की विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाइड सोर्सेस से बहुत सारी रिसर्च के बाद कलेक्ट की गई है, जिसमें मेरी हेल्प एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो BAMS हैं उन्होंने भी की है। सारे के सारे रिसर्च और रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये है इस वीडियो का पार्ट 1। चूंकि आयुर्वेद एक बहुत ही इलैबोरेटिव टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है, इसलिए एक से ज्यादा पार्ट इस टॉपिक पर बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम। वीडियो को पूरा देखे बिना अपना जजमेंट कमेंट सेक्शन में देने से बचें। सतर्क रहें। जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कर लिया तो करना। तो डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आयुर्वेद सच में होता क्या है? अगर मतलब किसी आम इंसान को समझना है कि आयुर्वेद क्या है तो उसे कैसे समझे? आयु मतलब हम जैसे बोल सकते हैं कि हमारी हेल्थ, या उसका वेद मतलब जैसे दूसरे वेद या स्क्रिप्चर जो होते हैं उसको वैसे समझ सकते हैं कि ये आयुर्वेद है। बस ये बात है कि ये बरसों पुराना है और उस समय जो ट्रीटमेंट के लिए जो यूज करते थे, जो भी मेथड्स, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। मेन 2 चीज होती है इसमें, श्लोक के फॉर्म में ही है कि पहले जो हेल्दी पर्सन है उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, और जो डिसीज्ड पर्सन है उसको क्योर करना। ये 2 मेन उसका इंपॉर्टेंस है आयुर्वेद का, और उसी के बेस पे पूरा आयुर्वेद है। आयुर्वेद की इफेक्टिवनेस हमेशा से एक डिबेट का मुद्दा रही है। आयुर्वेद के सपोर्टर्स कहते हैं कि आयुर्वेद एक नेचुरल थेरेपी है जो जड़ से इलाज करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। इसके लिए लोग अपने एक्सपीरियंसेस अक्सर कोट करते हैं, जैसे किसी का क्रॉनिक इंडाइजेशन आयुर्वेदिक थेरेपी से ठीक हो गया, या फिर किसी का स्ट्रेस आयुर्वेदिक मसाज से या योगा के इंक्लूजन से कम हो गया। इतनी पुरानी प्रैक्टिस होने के कारण लोगों का भरोसा भी आयुर्वेद पर बराबर बना हुआ है। पर इसके रिलायबल होने के लिए हमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस यानी एनेक्डोट से ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस को देखना जरूरी है। सच तो यह है कि बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स का रिगरस क्लिनिकल ट्रायल हुआ ही नहीं है। मेडिकल जर्नल्स में आयुर्वेद पर बहुत ही कम हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। जो भी स्टडीज हैं, या तो उनका सैंपल साइज बहुत छोटा रहा या फिर उनका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इतना स्ट्रांग नहीं था। आयुर्वेद की बात अक्सर लोग करते हैं और आयुर्वेद के नाम पर कुछ गड़बड़ भी करते हैं। तो आयुर्वेद का यूज किन किन जगहों पे बेहतर तरीके से किया जा सकता है और कहां पर आयुर्वेद की लिमिटेशन आती है? आयुर्वेद की जैसे आयुर्वेद में ना 8 ब्रांचेस हम लोगों ने बोली हुई। जैसे आयुर्वेद में आगे जाके सर्जरी भी होती है, ENT वाला भी होता है, गायनेकोप्स है और पीडियाट्रिशियन है। ये सारे आयुर्वेद के अलग अलग ब्रांच है जो आप UG के बाद कर सकते हैं। उसमें बेसिक डिसीजेस और वगैरह में है, पूरा अच्छे से काम भी करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, हाँ, उसका एविडेंस क्या है या रिसर्च पेपर क्या है वो हमारे पास उतना डेटा नहीं होता है, लेकिन इतने सालों से जो प्रैक्टिस हो रही है उस हिसाब से अच्छे खासे रिजल्ट भी मिलते हैं, ऐसा नहीं। दूसरी अब लिमिटेशंस तो आयुर्वेद के पास एनेस्थीसिया नहीं है, सबसे मेन बात। पोटेंट एनाल्जेसिक नहीं है, और सर्जिकल प्रोसीजर्स टेक्स्ट बुक में मेंशन किए हैं बहुत सारी डिसीज के या कंडीशंस के लिए, लेकिन वो अभी के हिसाब से हमारे पास बेटर ऑप्शन है, तो उसको मैं नहीं चाहूंगा कि कोई ये आयुर्वेद के हिसाब से वो सर्जिकल प्रोसीजर्स में जाए, क्योंकि हमारे पास अभी बेटर ऑप्शन है। और ज्यादातर लोग जाते भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो मॉडर्न मेडिसिन वालों के पास ही वो भेज देते हैं पेशेंट को, और वही तो मेन ये लिमिटेशंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेद बिल्कुल काम नहीं करता। इस बात के एविडेंस हमें जरूर मिले हैं कि कुछ कंडीशंस में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स फायदा पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों का दर्द। 2013 की एक क्लिनिकल ट्रायल में 440 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया। कुछ को 2 अलग अलग आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशंस दिए गए और कुछ को ग्लूकोसामीन सल्फेट जो एक सप्लीमेंट है, या फिर कुछ को सेलेकॉक्सिब दिया गया जो कि एक एलोपैथिक पेन किलर है। सरप्राइजिंगली हर ग्रुप में पेन रिडक्शन और जॉइंट फंक्शन इंप्रूवमेंट लगभग सिमिलर था। यानी आयुर्वेदिक हर्बल कॉम्बिनेशन ने एलोपैथिक
होम्योपैथिक दवा जितना इफेक्टिव काम किया। ऐसे ही एक और एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। NCCIH के 2011 के पायलट स्टडी में सिर्फ 43 लोग थे, लेकिन रिजल्ट्स इसके बहुत इंटरेस्टिंग थे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यानी 40 हर्ब्स का मिक्सचर और एक स्टैंडर्ड ड्रग मेथोट्रेक्सेट, दोनों ने मिले जुले इंप्रूवमेंट्स दिए। था तो ये एक छोटा सैंपल साइज का स्टडी, पर इंडिकेशन देता है कि आयुर्वेद में कुछ एक्टिव चीजें हैं जो इन्फ्लेमेशन और पेन में असर कर सकती हैं। पर एक ट्रायल में टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स का शुगर कंट्रोल इंप्रूव हुआ, पर दूसरे रिसर्चर्स ने पॉइंट आउट किया कि स्टडी डिजाइन वीक था, तो क्लियर कंक्लूजन नहीं निकल सकता। एक और एग्जांपल है अल्सरेटिव कोलाइटिस। हल्दी यानी टर्मरिक जो आयुर्वेद में बहुत यूज होती है, दो छोटे स्टडीज 2005 और 2006 में पता चला कि इससे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में इंप्रूवमेंट हो सकता है। हालांकि इस स्टडी के पार्टिसिपेंट भी बहुत कम थे, एक में सिर्फ 10 और एक में सिर्फ 89 लोग। फिर भी ये एक पॉजिटिव साइन है कि ट्रेडिशनल हर्ब्स क्लिनिकल ट्रायल में पॉजिटिव साइंस दिखा रही हैं। इन एग्जांपल से दिख रहा है कि आयुर्वेद में पोटेंशियल है, पर अभी तक इसका एविडेंस बेस काफी लिमिटेड है। जैसा हमने बात की कि वेल डिजाइंड और लार्ज डेटा सेट के साथ बहुत कम स्टडीज की गई हैं और बहुत सारी इलनेसेस पर या बहुत सारी आयुर्वेदिक रेमेडीज पर साइंटिफिक प्रूफ अभी तक बहुत ही कम है। मतलब रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज काम करती हैं, लेकिन हमेशा हर ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा ये क्लेम नहीं किया जा सकता जब तक कि और रिसर्च नहीं की जाए। एक और एंगल है प्लेसिबो इफेक्ट का। कई बार लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपी से इसलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनका उस थेरेपी पर बिलीफ होता है, जो प्रूवन है कि बॉडी की हीलिंग को एनहेंस कर सकता है। मॉडर्न ट्रायल्स का एम यही होता है कि इस प्लेसिबो इफेक्ट को कम से कम किया जाए ताकि एक्चुअल मेडिसिन का कितना इफेक्ट है वो जज किया जा सके। अभी तक आयुर्वेद में ऐसी कंट्रोल्ड स्टडीज बहुत कम हुई हैं, तो जब तक आयुर्वेद में लार्ज स्केल पर रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स नहीं होते, आयुर्वेद की रिलायबिलिटी पर सवाल उठते रहेंगे। हर सिस्टम की तरह आयुर्वेद की भी कमियां हैं जो पॉइंट आउट करनी जरूरी है, और ये कमियां सिर्फ इफेक्टिवनेस की नहीं बल्कि सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल और साइंटिफिक अप्रोच की भी हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। आयुर्वेद का फिलॉसफी इंडिविजुअल ट्रीटमेंट पर जोर देती है, यानी हर पेशेंट की प्रकृति यानी बॉडी टाइप के हिसाब से इलाज। ये बात ऊपर से देखने पर ठीक लग सकती है, बट इसका साइंटिफिक वैलिडेशन बहुत मुश्किल है। दो वैद्य यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर एक ही बीमारी के लिए दो अलग अलग चूर्ण या काढ़ा दे सकते हैं जिनका कॉम्पोजिशन और डोसेज बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, यानी डोज और फॉर्मुलेशन स्टैंडर्डाइज नहीं है, जिस वजह से आउटकम भी डिफरेंट हो सकता है। मॉडर्न मेडिसिन में जब आप एक 500 mg की कोई बुखार की गोली खाते हैं तो आपको उसका कॉम्पोजिशन पता होता है, उसके साइड इफेक्ट्स पता होते हैं, पर आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में एक्टिव कंपाउंड कितना है और उसकी कॉम्पोजिशन असल में क्या है वो ठीक ठीक पता करना थोड़ा मुश्किल है। ज्यादातर आयुर्वेदिक जो फॉर्मुलेशन होते हैं या जो टैबलेट या पाउडर जो होते हैं उसमें एक कंटेंट नहीं होता है। मतलब जैसे एक टेबलेट बनाएंगे तो उसमें 10, 15, 20, 25 डिफरेंट औषधियों का मिश्रण करके बनाएंगे, तो अब उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे आप? और उसके बाद जो स्टैंडर्ड जो स्क्रिप्चर्स में योग दिए हुए हैं, मतलब जैसे कोई मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके बाद जो कंपनियां बनाती है, कई कंपनियां अपने हिसाब से अपने कॉम्बिनेशन से मार्केट में करती है और उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। वो अपने हिसाब से क्लेम करते हैं और पता नहीं क्या रूल है कि नहीं है उसका उतना कि आप क्लेम ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो जो अभी ज्यादातर मेडिसिन ऐसी है जो टेक्स्ट बुक में नहीं हुई, मतलब नहीं उसका डिस्क्रिप्शन है, वो अपने हिसाब से फॉर्मुलेशन बना के वो मार्केट में उतार देते हैं। दूसरा है इनसफिशिएंट रिसर्च कल्चर। पिछले कई दशकों से आयुर्वेद में साइंटिफिक रिसर्च काफी स्लो है। इंडिया में हर साल हजारों आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स निकलते हैं, बट उसमें से अधिकांश रिसर्च की फील्ड में नहीं जाते। आयुर्वेदिक कॉलेजेस में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। इसका नतीजा यह है कि एविडेंस जनरेशन बहुत स्लो है और काफी केसेस में और काफी कॉन्सेप्ट्स एंशिएंट थ्योरी तक ही सीमित हैं। एक रिव्यू ने हाईलाइट भी किया था कि अवेलेबल लिटरेचर ऑन आयुर्वेद फॉर डिजीज ट्रीटमेंट इज स्टिल नॉट एविडेंस बेस्ड। ज्यादातर स्टडीज डिस्क्रिप्टिव या थ्योरेटिकल हैं, एविडेंस बेस्ड नहीं, यानी एम्पिरिकल एविडेंस की कमी है। तीसरा है एग्जैजरेटेड क्लेम्स। ये भी एक बहुत बड़ा क्लेम है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स और कंपनीज आयुर्वेद को हर मर्ज की दवा की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। आपने टीवी पर, सोशल मीडिया में या हमारे वीडियोस में अक्सर देखा होगा, डायबिटीज का 100% इलाज 1 महीने में, या कैंसर का 100% इलाज आयुर्वेद से। अगर हम ये वाला पानी पियेंगे तो हमारे को कैंसर नहीं होगा, चौथे दिन गांठ गायब हो गई। आपने कहा घी खाने से ठीक हो जाएगा कैंसर। बहुत लोग बोलते हैं कि 100% गारंटी है मेरी कि एक ये खाओगे या ये करोगे तो ये बीमारी जैसे डायबिटीज तक 1 महीने में हो जाएगी, या कई लोग बोलते हैं कैंसर का इलाज पूरी तरह से आयुर्वेद में हो सकता है। तो क्या ये सच है या फिर नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। सबसे पहले बात, जो आप 100% क्योर वाली बात करते हो ना,
आयुर्वेद के टेक्स्ट बुक में ही डिफरेंशिएट किया हुआ है कोई भी डिसीज हो। तो जैसे 4 टाइप्स में डिवाइड की, एक तो सुख साध्य जो इजीली क्योरेबल है, फिर आता है कृच साध्य जो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वो ट्रीट होगा। उसके बाद एक ये है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, क्यूरेबल नहीं है, लेकिन इसको दवाई या मेडिसिन से हम उसको मतलब टिकाए रख सकते हैं, ऐसे मतलब ज्यादा वर्ष ना हो, जैसे डायबिटीज वगैरह है तो ये है। और उसके बाद आता है असाध्य कि ये डिसीजेस है जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो आयुर्वेद खुद कहता है कि देयर आर मेनी डिसीजेस जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये असाध्य, असाध्य मतलब उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये आयुर्वेद की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि ये असाध्य, इसीलिए ये लोग क्लेम करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता ये किस बेसिस पे मतलब क्लेम कर रहे हैं। दूसरा कैंसर का आपने बोला, तो कैंसर के बारे में एक दो जगह पे उसके जैसे सिम्टम्स हो, ऐसे ट्यूमर पर्टिकुलरली, वो बहुत ही मतलब 5-7 श्लोक में कहीं सुश्रुत संहिता में या थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया होगा। उसके हिसाब से इतना सारे जो कैंसर में अभी एडवांस रिसर्च हुई है, उस हिसाब से तो कहीं टेक्स्ट बुक में भी नहीं लिखा है। एंशिएंट टेक्स्ट बुक जितने भी है उतने उसमें नहीं लिखा है। तो ये लोग किस बेस पे वो क्लेम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कम से कम जो ये पढ़ा हुआ है आयुर्वेद, वो तो नहीं करेगा ऐसा क्लेम। उनका अपना खुद का हो, हाँ, कि जो पढ़ा है उसमें लिखा ही नहीं है भाई, कैंसर नहीं था उस टाइम। उसको कर्कट अर्बुद करके, अर्बुद मतलब ट्यूमर, कर्कट मतलब उसको सिमिलर बोलते हैं कि हाँ इसको कैंसर बोल सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, एक दो पेज ज्यादा से ज्यादा, उसमें आप क्या ही कर लोगे। मतलब टेक्स्ट बुक में कम से कम ये नहीं है। इतने बड़े क्लेम अक्सर हवा में किए जाते हैं और उनका रिसर्च बेस नहीं होता। इससे पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो पूरा आयुर्वेदिक सिस्टम बदनाम होता है। इसके अलावा पेशेंट गलत प्रॉमिस के चक्कर में अपना एक्चुअल ट्रीटमेंट तक डिले कर देते हैं, जिसका उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिसकी बात करेंगे अगले सेक्शन में। इंटीग्रेशन ऑफ स्यूडो साइंस। आयुर्वेद की थ्योरीज जैसे प्रकृति यानी वात, पित्त और कफ एक एंशिएंट अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, जिसका साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन मॉडर्न फिजियोलॉजी या एनाटॉमी से बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से इन कॉन्सेप्ट्स को साइंस की कैटेगरी में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसी वजह से आयुर्वेद का वाइडर साइंटिफिक एक्सेप्टेंस हो नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल अमा यानी टॉक्सिन या अग्नि या जठर अग्नि या फायर, इन कॉन्सेप्ट्स को मेजर कैसे करें? जब तक हम इन सबको साइंस के साथ ब्रिज नहीं करते तब तक मॉडर्न रिसर्चर्स के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को वैलिडेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सेफ्टी कंसर्न्स। सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न जब आयुर्वेद की बात आती है। तो नेचुरल या हर्बल होने की वजह से ये अज्यूम कर लेना कि ये 100% सेफ है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसके कुछ स्पेसिफिक सेफ्टी इश्यूज। सबसे पहला, हैवी मेटल कंटेमिनेशन। आयुर्वेद में एक ब्रांच है रस शास्त्र, जिसमें हर्ब्स के साथ मेटल जैसे मरकरी, लेड और आर्सेनिक और मिनरल्स को प्रोसेस करके मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। पास्ट में लॉजिक दिया जाता था कि अगर प्रॉपर शुद्धि यानी प्यूरिफिकेशन के साथ इन मेटल्स को यूज किया जाएगा तो ये सब मेटल्स शरीर के लिए फायदेमंद होंगे और उनका कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन मॉडर्न टेस्टिंग कुछ और ही कहती है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जब इंटरनेट से खरीदे गए 193 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया तो पाया कि लगभग 20% से ज्यादा प्रोडक्ट्स में लेड, मरकरी और आर्सेनिक जैसे टॉक्सिक मेटल्स मौजूद थे। इसके अलावा जिन मेडिसिन में मेटल थे उनमें से 100% ने सेफ डेली इनटेक की लिमिट को एक्सीड कर दिया था, यानी एक भी सैंपल जिनमें मेटल था वो सेफ्टी लिमिट के अंदर नहीं था। और ये सिर्फ भारत में बनाए गए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही नहीं थे, यूएसए और भारत दोनों के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में से 20% से ज्यादा में इस तरह के हैवी मेटल्स की मात्रा पाई गई। देखिए, जो एंशियंट टेक्स्ट बुक थी सारी, जैसे चरक, सुश्रुत और वाग्भट संहिता, जिसको अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय बोलते हैं, उस टाइम पे ये मेटालिक प्रिपरेशन उतनी कॉमन नहीं थी, बहुत कम था। उसके बाद एक एरा आया जिसको हम रस शास्त्र कहते हैं। रस रेफर्स टू ये मेटालिक प्रिपरेशंस। तो उसमें ये होता है सबसे, हाँ, तो उसमें पारद, जैसे मर्क्यूरी को पारद बोलते हैं संस्कृत में, और गंधक जो सल्फर होता है, तो पारद को ये बोला गया है कि ये वो सबसे बेस्ट औषधि। कैसे? कि उसको शुद्धिकरण करना होता है, तो उसको डिफरेंट काइंड ऑफ सारी प्रोसेसेस एक्सप्लेन की हुई है उसमें। वो सारा प्रोसेस आप करोगे, उसके बाद वो एक शुद्ध फॉर्म में हो जाएगा और उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, लेकिन वो प्रॉपर डोज में आपको देना है। मैं ये आपके माध्यम से सब लोगों को कहना चाहूंगा, अगर कोई मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन लो, उसके ऊपर उसका कंपोजिशन नहीं लिखा हुआ होता है तो उसको आपको नहीं लेनी चाहिए।
चाहे किसी ने भी दी हो आपको, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो आयुर्वेदिक क्लेम कर रहा हो, अगर उसके ऊपर आपको वो क्या दे रहा है, क्या उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन नहीं है उसका, तो वो मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। और स्टैंडर्ड जो कंपनी है उसके ऊपर अगर प्रिस्क्रिप्शन, हाँ उसके बाद रस शास्त्र, रस औषधि मैं ज्यादातर अवॉइड करता हूँ अपने पेशेंट्स में, क्योंकि मुझे पता है मेटल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ रस औषधि को, क्योंकि उसके पास डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ मैं पढ़ाया जाता है इसमें ये इस डिसीज में दे सकते हो, रिजल्ट भी मिलते हैं, काफी मेरे दोस्त भी बोलते हैं यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा पेशेंट था, इसमें इस चीज से अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन मैं ज्यादातर अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे पता है हैवी मेटल्स का बॉडी में क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है। ये काफी अलार्मिंग स्टैटिस्टिक है, क्योंकि हैवी मेटल के एक्सपोजर से लेड पॉइजनिंग, किडनी लिवर डैमेज या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज तक हो सकते हैं, जिसकी बात अगले सेक्शन में और डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। आयुर्वेदिक मेडिसिन का क्वालिटी कंट्रोल एक सीरियस इशू है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट पॉली हर्बल यानी एक से ज्यादा हर्ब का मिक्सचर होते हैं, इसीलिए उनका कॉम्पोजिशन बैच टू बैच वेरी कर सकता है, और इसी वजह से आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है। मतलब एक बार को आयुर्वेदिक दवाइयों को एफिशिएंट मान भी लिया जाए तो भी अगर बैच टू बैच वेरिएशन आ रहा है तो उन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिना स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग के कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में स्टीरॉइड्स या एलोपैथिक ड्रग्स की मिलावट पाई गई टू गिव क्विक रिलीफ, जो कि एसेंशियली कस्टमर्स के साथ चीटिंग थी। हम लोगों के पास भी आते हैं कि कोई ऐसे पैकेट लेके आएंगे या कुछ भी उसके ऊपर कोई लेबल नहीं होगा और टेबलेट लेके आएंगे, हमारे पास आते हैं ये हमने वो बाबा से ली है या वो सड़क पे जो बैठते हैं उनके पास से लिए, तो हम खुद मना कर देते हैं, हमें नहीं पता है भाई इसमें क्या है। ज्यादातर इसमें क्या होता है कि ये लोग स्टेरॉइड अंदर डालते हैं, और ज्यादातर ये आयुर्वेदिक के जो मतलब बीएमएस या ऐसे प्रैक्टिशनर ज्यादातर नहीं होता है, ऐसा मैं ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि सब ठीक ही है, लेकिन ये कोई डिग्री वाले नहीं होते हैं और बस ऐसे ही हम वो नहीं आते कि हम परंपरागत वैद्य है, हमारे पिताजी ये थे, हमारे दादाजी ये थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते तो उनका वो चला आता है, तो उसमें ये सब प्रैक्टिस करते हैं। आप स्टीरॉइड दोगे या जैसे डाइक्लोफेनाक या ऐसे भी कुछ भी एनाल्जेसिक दे दोगे तो आपको जॉइंट्स पेन वगैरह में अच्छी इफेक्ट आने ही वाली है। लोगों को ये लगता है कि हमें आयुर्वेद की वजह से ये ठीक हुआ है, लेकिन ये गलत है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के केस में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस या जीएमपी प्रैक्टिसेस को और थर्ड पार्टी टेस्टिंग को मैंडेटरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिलहाल बहुत ही कम जगहों पर होता है। नेक्स्ट है डिले इन इफेक्टिव ट्रीटमेंट। सेफ्टी का एक और पहलू है इनडायरेक्ट हार्म। अगर कोई पेशेंट सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों पर निर्भर होकर अपना एक्चुअल ट्रीटमेंट डिले कर रहा है तो उसका जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ये कई बार होता है कि पेशेंट को, हमारे पास भी आते हैं पेशेंट, कैंसर हो, उनको रेडियो कीमो के लिए एडवाइस किया हो, लेकिन ये सब क्लेम देख के बोले नहीं हमें आयुर्वेदिक करना है, और हम खुद परेशान होते हैं यार इसमें नहीं करना है आयुर्वेद, तुम्हें क्यों आयुर्वेद नहीं, हमें आयुर्वेद में भरोसा है, हमें इस पे विश्वास है या श्रद्धा है। ये साइंस ऐसे काम नहीं करता है, आपकी श्रद्धा से साइंस को कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही है। वो श्रद्धा आपको होगी या ना होगी, आप दवाई दोगे तो उसको ठीक होना ही है, अगर वो उससे क्यूरेबल है तो। एग्जाम्पल के तौर पर ये कैंसर पेशेंट्स में देखा गया है। एक बड़े यूएस स्टडी में जब रिसर्चर्स ने कंपेयर किया कैंसर पेशेंट्स को कुछ जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट यानी सर्जरी, कीमो और रेडिएशन करवा रहे थे वर्सेस कुछ जो सिर्फ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे हर्बल, आयुर्वेदिक एक्सेट्रा ट्राई कर रहे थे, तो इसका रिजल्ट बहुत वरीइंग था। ब्रेस्ट और कोलन कैंसर के जिन पेशेंट्स ने पहले ऑल्टरनेटिव थेरेपी चूज की और इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट को डिले किया, उनकी डेथ का रिस्क 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया। यानी कुछ केसेस में प्रॉपर ट्रीटमेंट को डिले करके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर ही भरोसा करना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, और इस केस में आयुर्वेद का मिसयूज हो जाता है जब लोग उसे एक्सक्लूसिव थेरेपी बना लेते हैं, और वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के। नेक्स्ट है ड्रग इंटरेक्शन और अननोन साइड इफेक्ट। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रखते हैं, ये अच्छी बात है उनकी इफेक्टिवनेस के लिए, पर साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट साथ में एलोपैथिक दवाइयां भी ले रहा है तो दोनों दवाइयों के ड्रग इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट कोई ब्लड थिनिंग हर्ब ले रहा है और वो पेशेंट ऑलरेडी ब्लड थिनर दवाई पर है तो ब्लीडिंग का रिस्क बहुत बढ़ सकता है, और ऐसे ड्रग इंटरेक्शंस को लेकर अभी तक बहुत कम रिसर्च हुई है। इसी तरह प्रेगनेंसी में कुछ आयुर्वेदिक दवा सेफ है या नहीं, इसकी क्लियर गाइडलाइंस एब्सेंट है, इसलिए प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग विमेन को कोई भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आयुर्वेद इज कंप्लीटली अनसेफ। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रिलेटिवली सेफ हो सकती हैं माइल्ड क्रॉनिक कंडीशंस के लिए, जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए या कुछ और चीजों में, स्पेशली तब जब आप किसी ट्रेंड प्रैक्टिशनर से वो दवाई को लें। लेकिन मिलावट, हैवी मेटल्स की प्रेजेंस, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन या प्रॉपर केयर को डिले करना,
बहुत बड़े रिस्क साबित हो सकते हैं। पब्लिक को हमेशा लगता है कि ग्रीन है तो सेफ है, हर्बल है तो सेफ है, पर नेचुरल इज नॉट इक्वल टू 100% सेफ। ये मैसेज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक गलत धारणा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स नहीं होती या कोई नुकसान नहीं है। ये मतलब मैं ये रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो होती है साइड इफेक्ट्स, ऐसा नहीं। और उसमें ये नहीं कि रस औषधि जैसे मेटालिक प्रिपरेशन नहीं, हर्बल मेडिसिन की भी साइड इफेक्ट्स होती हैं। तो ये अब लोगों ने फैलाया हुआ है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की साइड इफेक्ट नहीं होती, तो ये पूरी गलत बात है। चैप्टर 3 साइंटिफिक एवेल्युएशन ऑफ आयुर्वेद। अब सवाल उठता है कि साइंस ने जब जब आयुर्वेद को टेस्ट किया तो नतीजे क्या निकले। कुछ कुछ केसेस को हमने ऊपर इफेक्टिवनेस सेक्शन में डिस्कस किया था, पर आगे और ट्रायल्स की बात करते हैं। इसमें से कुछ ट्रायल इफेक्टिव थे, कुछ के रिजल्ट इनकंक्लूसिव थे और कुछ के रिजल्ट खराब निकले। और यहाँ हम ओवरऑल साइंटिफिक एवेल्युएशन की बात कर रहे हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, आयुर्वेद पर बहुत कम वेल डिजाइंड साइंटिफिक लिटरेचर है जिसका सैंपल साइज एक्सेप्टेबल हो। NIH की NCCIH रिपोर्ट भी यही कहती है कि कहीं कहीं हल्का एविडेंस है, जैसे जॉइंट पेन, टाइप 2 डायबिटीज एक्सेट्रा, पर बहुत सारे क्लेम्स के लिए देयर इज लिटिल साइंटिफिक एविडेंस। इसका मतलब साइंस ने ना तो आयुर्वेद को पूरी तरह से एंडोर्स किया है और ना ही पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है। सिंपली डेटा की कमी है, और जो डेटा है भी वो बहुत मिक्स्ड नेचर का है। कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं, कुछ नेगेटिव फाइंडिंग्स हैं और बहुत सारी फाइंडिंग्स इनकंक्लूसिव नेचर की हैं। जितनी भी मेजर कंपनीज हैं, भारत की बात अगर करूं तो अगेन किसी का नाम नहीं लूंगा, पर जितनी भी मेजर कंपनीज हैं उनके ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अंडर स्क्रूटनी हैं उनको, और जिसमें से जो सबसे मेजर हैं उन पर तो ऑलरेडी बहुत बार सुप्रीम कोर्ट तक ने बोल दिया कि आप इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स मत कीजिए, तो भी वो चलन नहीं छूटा। और जो दूसरे एक व्यक्ति हैं जो बार बार बोलते हैं कि आप मॉडर्न मेडिसिन जहर है और उसको मत लीजिए, और अगर आप कड़ी पत्ता खा लेंगे या हल्दी खा लेंगे या फिर दूसरी 2-4 चीजें खा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, हर रोग से आपको मतलब मुक्ति मिल जाएगी। तो अगेन कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि आयुर्वेद की लिमिटेशंस कहाँ पर हैं, कि और आयुर्वेद की असली यूजेबिलिटी कहाँ पर आती है। इसमें ये है कि पहले तो ये ना मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ जो बोलते हैं कि ये सारा गलत है और ये कॉन्स्पिरेसी तक जोड़ देते हैं इसको, तो ज्यादातर आयुर्वेद की हिस्ट्री की बात करें ना तो ये मतलब सालों में इवोल्व होता ही रहा है। जैसे 1000 BC में जो लिखा हुआ था उसके बाद इवोल्व होके इसमें काफी चेंजेस आके इसमें इम्प्रोवाइज कर करके अभी जो लास्ट के 100-200 साल पहले के जो वैद्य हुए हैं उनकी जो बुक्स है उसमें जो नए नए डिसीज आए वो तक इवोल्व हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूरा जो स्क्रिप्चर में लिखा था चरक संहिता सुश्रुत संहिता में वही कर रहे हैं, वैसा नहीं है। लेकिन वो वही धर्म से और ये सबसे जोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आप ये इवोल्व होके आपने अलग अलग चीजें आयुर्वेद में अपनाई है जो पहले नहीं थी, काफी सारी औषधियां ऐसी है जो चरक सुश्रुत के टाइम पे यहाँ थी भी नहीं, वो हो सकता है बाहर से आई हो बाद में, या फिर जैसे हम जानते ये आलू वगैरह जो पोर्टुगीज लेके आए थे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में आई हैं, तो उसका फिर ये लोग करते हैं उसका इसमें ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही बात ये एलोपैथी की आती है तो बोले वो गलत है, तो ये नहीं है। दूसरी बहुत सारी चीजें जैसे पेट के सारे डिसीजेस है, जैसे मतलब गैस्ट्राइटिस है या कॉन्स्टिपेशन है, वो मतलब जीआई से रिलेटेड जो है उसमें आयुर्वेदिक दवाई बहुत अच्छी से काम करती है, ऐसा नहीं। दूसरा अगर आप इनफर्टिलिटी केसेस में देखें उसमें आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, मतलब मॉडर्न मेडिसिन ने जो किया है वो इन्वेस्टिगेशन और उसको साथ लेके चले तो काफी सारे उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बाकी थोड़े बहुत जो आप हल्के फुल्के जो ये फीवर या कफिंग, जुकाम, सर्दी जुकाम, इन सब में अच्छे से होता है। डायरिया हुआ हो, वोमिटिंग हुआ हो, ये सब में मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है, और वो भी हर्बल मेडिसिन जो सिंपली होती है वही काम करती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कोई वो करना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद में ज्यादातर होता क्या है कि लोग आते ही उस कंडीशन में, जैसे कैंसर हो गया, कुछ ठीक नहीं हुआ तो चलो आयुर्वेद के पास। जॉइंट्स पेन हो गया, अब जॉइंट्स पेन नहीं ठीक होने वाला, अब चाहे कोई भी आयुर्वेद, क्योंकि वो एनाटॉमिकली वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, उसको आयुर्वेद से नहीं ठीक होगा। उसके लिए आपको सर्जरी या जो भी मेथड है, दूसरा फिजियोथेरापी वो करवानी पड़ेगी, तो फिर वो उससे नहीं होने वाला। तो ये है ही, ये लिमिटेशंस है ही। बाकी जो छोटे मोटे डिसीजेस हैं आप डेली के लिए, उसके लिए आप हर्बल मेडिसिन लो, आयुर्वेदिक मतलब जो पढ़ा लिखा है उसके पास जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। कुछ सक्सेसफुल साइंटिफिक स्टडीज की बात कर लेते हैं। एक की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में।
ये डेफिनेटली आयुर्वेद के लिए पॉजिटिव संकेत हैं। सिमिलर ट्रायल्स और भी हैं छोटे स्केल के, जहां आयुर्वेद ने प्लेसिबो इफेक्ट से बेटर या इक्वल टू स्टैंडर्ड ड्रग रिजल्ट दिया। ये इंडिकेट करता है कि कुछ हर्बल फॉर्मुलेशन के रियल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी या एनाल्जेसिक इफेक्ट्स। इसके अलावा कुछ इंटीग्रेटेड अप्रोचेस भी हैं, जिसमें आयुर्वेद को मेन थेरेपी की तरह नहीं बल्कि एक सपोर्ट थेरेपी की तरह यूज किया गया अलोंगसाइड मॉडर्न मेडिसिन। फॉर एग्जांपल, एक स्टडी में ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए इंटीग्रेटिव आयुर्वेद यानी डाइट, योगा और हर्ब्स यूज हुआ और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे गए। ये प्योर आयुर्वेद का टेस्ट नहीं था, बट एज ए कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच आयुर्वेदा ने काफी पॉजिटिव सिग्नल्स दिए। ऐसे ही क्रॉनिक इलनेसेस यानी आईबीएस या मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी योगा, मेडिटेशन और आयुर्वेदिक डाइट को ऐड करके इंप्रूवमेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल हैं हर्ब आइसोलेशन सक्सेस के। आयुर्वेद की नॉलेज को यूज करके कुछ मॉडर्न मेडिसिन को भी डिस्कवर किया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रोवल्फिया सर्पेंटाइना, जिसे पुराने जमाने में इंसैनिटी और हाई ब्लड प्रेशर के लिए दिया जाता था। साइंटिस्ट ने 1950 में इस प्लांट से रेजरपाइन नाम का केमिकल आइसोलेट किया और देखा कि ये केमिकल एंटी साइकोटिक और एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज रखता है। रेजरपाइन दुनिया की पहली इफेक्टिव ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग्स में से एक बनी। एक्चुअली रेजरपाइन को 1954 में एज अ ड्रग लॉन्च किया गया और कुछ साल बाद पता चला कि ये न्यूरोट्रांसमीटर को डिप्लीट करके कामिंग इफेक्ट देता है, जिससे मॉडर्न न्यूरोफार्माकोलॉजी में भी ब्रेक थ्रू आए। यानी एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक रेमेडी ने मॉडर्न फिजियोलॉजी समझने में मदद की। ये एक सक्सेस स्टोरी है जहां आयुर्वेद साइंटिफिकली वैलिडेट हुआ। हालांकि साइड इफेक्ट्स की वजह से रेजरपाइन आज कम यूज होती है, लेकिन इससे बाकी रिसर्चर्स का रास्ता खुला। ऐसे ही डायरेक्टली आयुर्वेद से जुड़ी हुई तो नहीं, पर ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़ा हुआ एक और बड़ा सक्सेस स्टोरी है, जहां ट्रेडिशनल मेडिसिन की साइंटिफिक वैल्यू पर बहुत बड़ा स्टैंप लगा। जब 2015 में चाइना की साइंटिस्ट टू यूयू को नोबेल प्राइज मिला फॉर डिस्कवरिंग आर्टेमिजिनिन, जो एक एंटी मलेरियल ड्रग थी। टू यूयू ने एक 1600 साल पुरानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM टेक्स्ट से आइडिया लिया और लैब में उसको रिफाइन करके मलेरिया की दवा निकाली। ये दिखाता है कि अगर सिस्टमैटिक रिसर्च है तो एंशिएंट रेमेडीज से वर्ल्ड क्लास मेडिसिन निकालकर करोड़ों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। आयुर्वेद में भी यही पोटेंशियल है, बस जरूरत है प्रोएक्टिव रिसर्च की। इंटरेस्टिंगली, एक इंडियन जर्नल ने पॉइंट आउट किया कि चाइना में 95% हॉस्पिटल्स में ट्रेडिशनल मेडिसिन डिपार्टमेंट बना रखे हैं और पॉलिसी सपोर्टेड रिसर्च की वजह से आज उनकी रेमेडीज ग्लोबली एक्सेप्ट हो रही हैं। ये एग्जांपल इंडिया में आयुर्वेद के लिए रोड मैप बना सकता है, अगर हम प्रॉपरली इसे एग्जीक्यूट करें तो, और आयुर्वेद को प्रोटेक्ट करके ना रखें तो। अब बात करते हैं एरियाज ऑफ फेलियर फॉर आयुर्वेद। जब आयुर्वेद साइंटिफिक टेस्ट में फेल हुआ तो उन केसेस को भी डॉक्यूमेंट किया गया। यानी जब कुछ ट्रायल्स में आयुर्वेदिक मेडिसिन ने प्लेसिबो से खराब इफेक्ट दिया, या फिर कुछ क्रॉनिक डिजीजेस यानी कैंसर और सीवियर इन्फेक्शन में आयुर्वेदिक मेडिसिन इफेक्टिव नहीं पाई गई, विच इज समवॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि इन एरियाज को कभी आयुर्वेद ने एक्चुअली क्लेम नहीं किया था कि ये आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं। अब एक और केस स्टडी की बात करते हैं जहां पर आयुर्वेदिक मेडिसिन की वजह से पेशेंट को बहुत नुकसान हुआ। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा होगा, बट ये केस स्टडी वार्न करती है कि बिना सोचे समझे आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, स्पेशली जब उसे बिना किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की सलाह के लिया जाए तो। अगस्त 2023 में एक न्यूज बहुत चर्चा में थी। कनाडा की 39 साल की महिला जो कंसीव करने की कोशिश कर रही थी ने 1 साल तक आयुर्वेद की हर्बल पिल्स इनफर्टिलिटी ट्रीट करने के लिए ली। वो दिन में 10 से 12 आयुर्वेदिक पिल्स ले रही थी, जो उसने इंटरनेट से मंगवाई थी या किसी ने उसको रिकमेंड किया था। कुछ हफ्तों बाद उनको सीवियर फैटीग, पेट दर्द, वॉमिटिंग होने लगा। बार बार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाने लगा, क्योंकि डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी यंग औरत में इतने बिजार सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं। फाइनली ब्लड टेस्ट से पता चला कि उनके खून में लेड का लेवल नॉर्मल से 25 गुना ज्यादा है। जी हाँ, लेड पॉइजनिंग। इन्वेस्टिगेट करने पर कल्प्रिट निकला उनका आयुर्वेदिक सप्लीमेंट कोर्स। उन पिल्स में लेड की मात्रा बहुत ज्यादा थी, प्रोबेबली एज पार्ट ऑफ भस्म और एज कंटामिनेंट्स। उस महिला को तुरंत थेरेपी दी गई और तब जाकर उनकी जान बच पाई। और ये पूरा केस कनाडा के
डॉक्टर्स ने मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश किया ताकि इसके लिए अवेयरनेस बढ़ सके। इस इंसिडेंट से 2-3 लेसन आपको मिलते हैं। पहला, जो भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट या फॉर्मुलेशन लूजली रेगुलेटेड मार्केट से लिए जाते हैं उनमें अलग अलग तरह के कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, जैसे इस केस में लेड की पॉइजनिंग हुई। दूसरा सबक, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इज रिस्की, जो हमारे देश में अक्सर होता है। वो महिला किसी भी सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवाई नहीं ले रही थी, खुद से ही इतनी हैवी डोज ले रही थी। आयुर्वेद में भी मात्रा और ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट होता है। गलत मात्रा से या ज्यादा ड्यूरेशन तक दवाई लेने से नुकसान डेफिनेटली हो सकता है। तीसरा, जब तक कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है किसी भी दवाई को ट्रस्ट करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। कनाडा में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हेल्थ कनाडा रेगुलेट करती है, पर लोग बिना किसी रेगुलेशन वाले प्रोडक्ट इंटरनेट से मंगा लेते हैं जो कि स्क्रीनिंग में नहीं आ पाते। ऐसे ही यूएस में भी एफडीए जो है ऑलमोस्ट बहुत सारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को एज अ डाइटरी सप्लीमेंट ट्रीट करता है, जिनका रिगरस टेस्टिंग और स्ट्रिक्टर रेगुलेशन के दायरे में वो नहीं आ पाते। इन फेल्ड केसेस के अलावा और भी एग्जांपल्स हैं। न्यूयॉर्क में कुछ पेशेंट्स लेड पॉइजनिंग के साथ आए थे जो आयुर्वेद की डायबिटीज मेडिसिन ले रहे थे। एक 64 साल की महिला का केस सीडीसी ने रिपोर्ट किया जिसके ब्लड में लेड हाई था आयुर्वेदिक पिल्स को लेने की वजह से। और जैसे पिछले सेक्शन में डिस्कस किया गया था, फेलियर ये भी होता है जब लोग सीरियस बीमारी में सिर्फ आयुर्वेद पर अकेले ट्रस्ट करते हैं और इफेक्टिव ट्रीटमेंट का टाइम निकल जाता है। स्टीव जॉब्स का एग्जांपल लोग देते हैं। जब उनको पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ तो पहले 9 महीने तक वो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज ही लेते रहे, और जब उन्होंने लेटर ऑन सर्जरी कराई तो उनका कैंसर एक लेवल से ज्यादा बढ़ चुका था। ऑल्दो स्टीव जॉब्स का जो रेजिमेन था वो आयुर्वेदिक नहीं था, वो डाइट सप्लीमेंटेशन ले रहे थे, बट ये हाईलाइट करता है कि अगर आप एक्चुअल ट्रीटमेंट को डिले करोगे तो वो लाइफ थ्रेटनिंग अक्सर हो जाता है। इसका की टेक अवे ये है कि जब आप किसी भी थेरेपी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो तो वो हमेशा आपके लिए रिस्की हो जाता है। इसीलिए हमेशा क्वालिटी अश्योर्ड प्रोडक्ट जिनको स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से थर्ड पार्टी से चेक किया गया हो वही आपको लेने चाहिए। और अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। जब भी साइंटिफिक इवैल्यूएशन होता है बाहर के देशों द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत प्रोटेक्टिव रखते हैं, उसी से जुड़ा सवाल है कि जब बाहर के देशों से कोई ऐसी स्टडी निकल कर आती है, जैसे अभी एक पॉडकास्ट था बहुत अच्छा डॉक्टर माइक और एक और जो के चैनल पर जो आयुर्वेद से रिलेटेड था, डॉक्टर के शायद मुझे पूरा ध्यान नहीं है, तो वो पॉडकास्ट काफी होलिस्टिक था, जैसा कि दोनों अच्छी और बुरी सभी तरह की बातें। पर जब भी इस तरह की बातें सामने आती हैं कि कोई रिसर्च पेपर या चेन ऑफ रिसर्च पेपर अलग अलग प्रकार के किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन की उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बताने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोला जाता है कि टारगेट कर रहे हैं ये हमारी चीज़ों को, दिस एंड दैट। और आपको पता ही है ऐसा क्यों है कि इतना प्रोटेक्टिव करके रखते हैं अपनी चीज़ों को, और उसको एक्सपोजर ही नहीं देना चाहते बाहर मॉडर्न मेडिसिन का। पता नहीं, ये इश्यू है ही काफी पहले से। ये कुछ लोग एकदम जो धर्म से जोड़ रहे हैं, वो पता नहीं ये है उनमें ये फिनोमेना या जो भी बोले, कि वो नहीं चाहते हैं कि हम मॉडर्न मेडिसिन में जाए, और कैसे भी वो धर्म से ही जोड़ते हैं। दूसरी चीज कि हमारे शास्त्रों में ना एक ये चीज कही हुई है, जो प्रमाण बहुत सारे हैं, उसमें एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जो उसको एविडेंस बोलते हैं। प्रत्यक्ष जो हमारे सामने हो रहा है, ये देखा तो उसको हमें मानना चाहिए। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, कि ये हुआ तो ये हुआ होगा, ऐसे करके। उसमें एक होता है आप्त प्रमाण। आप्त मतलब वो चीज जो आपके गुरु है या जो भी आपसे बड़े हैं, जिसके आप शिष्य हो, उसने बोल दिया तो बोल दिया, उसके ऊपर या उसके अगेंस्ट आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये लोग उसी बेस पे जाए कि भाई हमारे ये शास्त्र ने या हमारे इसमें ये जो कह दिया है तो कह दिया, उसके लिए हमें कोई रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई उसके ऊपर कोई मतलब संदेह नहीं है जो आप बोले। तो वो मेंटालिटी से चलते हैं कि हमारे शास्त्र में ये लिखा है तो बस यही है फाइनल, उसके ऊपर हमें ना कोई रिसर्च चाहिए या ना कुछ वो सवाल चाहिए, ना कुछ, मतलब हमें भरोसा ही है बस, ये हमारे आप्त ने बोल दिया, मतलब हमारे गुरु ने बोल दिया तो हम यही मानेंगे। ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि मॉडर्न डायग्नोस्टिक मेथड्स को इग्नोर कर दिया जाए। बैलेंस भी बहुत जरूरी है। ये नेगेटिव रिजल्ट्स अक्सर स्पॉटलाइट में नहीं आते, बट साइंटिफिक लिटरेचर में एग्जिस्ट करते हैं। भारत में ये प्रॉब्लम है कि जब तक कोई रिजल्ट नेगेटिव होते हैं तो उनको पब्लिश कराने का चलन इतना नहीं है, जिसे पब्लिकेशन बायस कह सकते हैं। इस वजह से हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती कि कौन सा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट काम करेगा और कौन सा नहीं काम करेगा, जिससे खतरनाक या यूजलेस ट्रीटमेंट्स को डिस्कार्ड किया जा सके। फ्यूचर में अगर आयुर्वेद को इतना प्रोटेक्ट करके ना रखा जाए और इस पर ट्रांसपेरेंट रिसर्च हो तो ये पिक्चर बदली जा सकती है। समरी में साइंटिफिक इवैल्यूएशन स्टिल ऑनगोइंग है।
थोड़े एविडेंस बेस्ड सक्सेस मिले हैं जॉइंट पेन रिलीफ या सर्टेन हर्बल ड्रग्स, पर अभी भी काफी केसेस में इनसफिशिएंट एविडेंस है और डेटा की कमी है। इसी वजह से मेन स्ट्रीम साइंस में आयुर्वेद का इतना ट्रस्ट अभी तक बिल्ड नहीं हो पाया। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से आयुर्वेद को अपनी रिसर्च अप्रोच चेंज करनी होगी। हमें भी रिवर्स फार्माकोलॉजी जैसी टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, जैसा चाइना के एग्जाम्पल में हमने देखा था। मतलब पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आयुर्वेदिक नुस्खा क्लिनिकल ट्रायल्स में सच में काम करता है और फिर लैब में उसका मैकेनिज्म और एक्टिव कंपाउंड ढूंढना पड़ेगा। इस अप्रोच से नई नई दवाइयां निकल सकती हैं जिसका क्रेडिट आयुर्वेद को ही मिलेगा। ये है इस वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे आयुर्वेद को हम मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आयुर्वेद को हम साइंटिफिकली कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आयुर्वेद हमारे देश की एक धरोहर है जिसके कुछ प्रिंसिपल्स और ट्रीटमेंट्स आज के दौर में भी रेलेवेंट हैं, लेकिन सिर्फ विरासत के भरोसे पर काम नहीं चलेगा। हमें साइंटिफिक टेम्पर के साथ इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। आशा है कि अगली पीढ़ी जब आयुर्वेद को देखेगी तब तक ये एक एविडेंस बेस्ड ग्लोबली रिस्पेक्टेड सिस्टम बन चुका होगा, जहां दादी माँ के नुस्खे से लेकर लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स सब जुड़कर मानवता की सेवा करेंगे। आखिर में ऑब्जेक्टिव यही है कि बेहतर इलाज, सुरक्षित इलाज और सबके लिए सुलभ इलाज हो, चाहे वो आयुर्वेद से आए या मॉडर्न मेडिसिन से या दोनों से मिलकर। जहां जो बेस्ट है उसे अपना लो। इसी फिलॉसफी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो सही मायनों में लॉजिकल आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट सफल होगा। होपफुली आपको इस वीडियो का पार्ट 1 पसंद आया होगा। पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें पार्ट 2 और हम जल्दी ही इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे जो सॉल्यूशंस पर बात करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में यहाँ पर। तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।